CUT एग्जाम नज़दीक आ रहा है एंड मेनी ऑफ यू आर वरीड अबाउट द डेट्स। और खासकर हिस्ट्री के डेट से तो बहुत बच्चे परेशान हैं एंड देयर आर रीजंस, क्योंकि इतने सारे डेट्स हैं कि आप सबको मेमोराइज नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो बताऊंगा विथ द इवेंट्स एसोसिएटेड विद देम। एंड मैं ये भी बताता चलूंगा कि किस हिसाब से अरेंजमेंट के सवाल आते हैं। कई बार आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल अगर टाइम फ्रेम याद रख लें तो काम बन जाएगा। सो दिस वीडियो इज ऑल इन वन पैकेज इफ यू आर वरीड अबाउट द डेट्स ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, welcome back to BL Humanities, making the video after a long time. Now we are going to start with the chapter 1, bricks, beads and bones. देखो, दो टाइप के डेट्स होते हैं। एक तो टाइमलाइन होता है जिसमें एक टाइम पीरियड होता है, और दूसरा होता है एग्जैक्ट ईयर। ठीक है, तो टाइम पीरियड के सवाल ऐसे नहीं पूछे जाते कि किस टाइम पीरियड में ये इवेंट हुआ। टाइम पीरियड से ज़्यादातर सवाल जो है अरेंजमेंट के आते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इसमें भी वैसे तो बहुत सारे टाइम पीरियड है, बट ये तीन टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। पहला है अर्ली हड़प्पन फेज 6000 BC से 2600 BC। ये अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी उठाएंगे तो 3300 BC से बताया जा रहा था, बट न्यू एनसीईआरटी में ये डेट अपग्रेड हो चुका है। उसके बाद आता है 2600 BC से 1900 BC मैच्योर्ड हड़प्पन फेज, जिसको हम द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर है, चाहे आप उन बिल्डिंग्स की बात करें, ड्रेन्स की बात करें, सड़कों की बात करें, वो सब हमें इसी पीरियड की देखने को मिलती है। तो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल द थ्री। उसके बाद हम आते हैं आखिरी टाइमलाइन पे, दैट इज द लेट हड़प्पन फेज 1900 से 1300 BC। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी चीज़ें हैं मैच्योर्ड हड़प्पन फेज की, वो धीरे धीरे डिसअपियर होती है, और एक ट्रांजिशन हमने देखा है हड़प्पन सिविलाइजेशन से वैदिक सिविलाइजेशन का। दीज टाइम पीरियड्स आर इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ डेट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है 1921, दयाराम सहनी ने हड़प्पा को एक्सकेवेट किया था। काफ़ी बड़ा इवेंट है, काफ़ी बड़ा ये एक कैंपेन था। उसके बाद 1922, ठीक उसके एक साल बाद RD बैनर्जी मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट करते हैं। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो दो जगह पे दी हुई है। टाइमलाइन में आपको ये बताया गया कि एक्सकेवेशन हुआ शुरू मोहनजोदड़ो में 1922 में, बट किया किसने है वो अलग जगह पे कंटेंट के अंदर बताया गया, RD बैनर्जी ने किया। तो इकट्ठे आप याद कर लीजिए कि RD बैनर्जी ने ही मोहनजोदड़ो को एक्सकेवेट किया था, और 1922 में। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू एक्सकेवेशन, फाइनली इन 1924 जॉन मार्शल ने डिस्कवरी अनाउंस कर दी कि भैया हमने जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कर लिया। तो ये तीन डेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिस्कवरी से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चल के फर्दर एक्सकेवेशन अगर देखें तो सबसे पहले 1944 में मॉर्टिमर व्हीलर का जो है टेन्योर आता है, तो वो डीजी बनते हैं एसआई के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉर्टिमर व्हीलर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद राखीगढ़ी, इसमें टाइमलाइन में आपके लोथल, कालीबंगन और ढोलावीरा जैसे साइट्स भी है, बट मैंने राखीगढ़ी को इसलिए इंपॉर्टेंट माना है क्योंकि राखीगढ़ी का एक सोर्स आपके चैप्टर में ऐड किया गया है न्यू एनसीईआरटी में, तो इससे जुड़े डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 97 में दरअसल अमरेंद्र नाथ ने एक्सकेवेट किया था, तो दिस पर्सनालिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पे मैंने बोर्ड में वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो टाइमलाइन के टॉप पर्सनालिटी से उनको मैंने नहीं लिया था। अब आपको सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद वसंत शिंदे 2013 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे ही जो आरके जेनेटिक रिसर्चेज हुई है, एंड देन फिर ये क्लियर हुआ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग गायब नहीं हुए थे, वो जीन्स जो है एक्टिव रहा, और अब तक हरियाणा के लोगों में और पंजाब वेस्ट यूपी के लोगों में पाया जाता है। तो दीज डेट्स आर इंपॉर्टेंट। अगेन अगर मैं इनमें भी कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट है उनको मानूँ तो 1924 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2600 BC से 1900 BC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर अगर आप आए तो 1944 इंपॉर्टेंट है। अब इसमें डेट्स के आधार पर सवाल पूछेंगे कैसे। एक तो ऐसा पूछ सकते हैं इसमें ना, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका टाइमलाइन आपसे पूछते हैं, तो जॉन मार्शल हो गए, मॉर्टिमर व्हीलर हो गए, फिर आप अगर अमरिंद्र नाथ की बात करेंगे उनका नाम ले सकते हैं, और अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम का जिक्र यहाँ पे नहीं है क्योंकि उनसे जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, बट अलेक्जेंडर कनिंघम अमॉन्ग ऑल द आर्कियोलॉजिस्ट वो सबसे पहले आए थे। तो जब भी ऐसा सीक्वेंस का सवाल आता है तो सबसे पहले आप कनिंघम साहब को ही रखेंगे। दैट वाज ऑल इन चैप्टर 1। अब हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 2 को शुरू करते हैं, किंग्स, फार्म्स एंड टाउन्स। इसमें भी आपके सामने पहले तो कुछ टाइम पीरियड्स हैं जिसमें हम लोग डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, एम्पायर बिल्डिंग की बात करेंगे, और फिर आपके पास थोड़े बहुत डेट्स हैं, एग्जैक्ट ईयर। सबसे पहले वैदिक सिविलाइजेशन 1500 BC से 600 BC के बीच एग्जिस्ट करता था। ऋग्वेद और तमाम तरह के जो बाकी तीन वेद हैं उनको कंपाइल किया गया। वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट डेवलप हुए, तो ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है फॉर वैदिक सिविलाइजेशन। उसके बाद 600 BC के आसपास महाजनपद इमर्ज होते हैं, और पंच मार्क्ड कॉइन्स भी हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। दैट वाज आल्सो द फेज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, जब इन महाजनपदों की कैपिटल या ट्रेड सिटी के तौर पे
इंडिया में नए शहरों का निर्माण हो रहा था। उसके बाद ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन। देखो अब एग्जैक्ट टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है। क्या अलेक्जेंडर का इन्वेजन मौर्यन एम्पायर के स्थापना से पहले हुआ था? ऑब्वियसली हुआ था। क्या इसका इन्वेजन महाजनपद से पहले हुआ था? बिल्कुल नहीं। महाजनपद स्थापित हो चुके थे, मगध एक वेल स्टैब्लिश्ड महाजनपद था, तब जाके अलेक्जेंडर इन्वेड करता है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड अरेंजमेंट के क्रोनोलॉजी के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये आप बस याद रखिए कि महाजनपद के बाद हुआ है और मौर्यन एम्पायर के पहले हुआ है। मौर्यन एम्पायर का अगर हम एस्टैब्लिशमेंट देखें तो इट इज़ स्पेकुलेटेड कि अराउंड 321 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको इस एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद अशोका का हरण, अगेन ये टाइमलाइन का डायरेक्ट सवाल तो नहीं पूछेंगे कि इसका टाइम पीरियड बताइए। आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी वो अगेन इवेंट पे बेस्ड होगी कि अशोका का हरण कब आया, कौन से एम्पायर कब आया। जैसे मैंने एक नाम लिख दिया बिम्बिसार का, बिम्बिसार इज़ अ रूलर फ्रॉम महाजनपद एरा, तो वो अशोका से ऊपर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर महाजनपद अशोका के और मौर्यन एम्पायर के पहले एग्जिस्ट करते थे तो उनके रूलर्स भी उनसे पहले ही आएंगे। अब यहाँ पे मैं अंपायर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंपायर्स का सीक्वेंस याद रखिएगा। 200 से 100 बीसी के बीच 4 बहुत अहम अंपायर बनते हैं। चोला, चेराज, पांड्याज एंड साउथ, ये तीनों इकट्ठे उसी टाइम पीरियड में डिफरेंट एरियाज में पनपते हैं। चोलाज की बात करें तो अपर तमिलनाडु, पांड्याज की बात करें तो लोअर तमिलनाडु, और चेराज जो है आपके केरला में। इनके अंदर के सीक्वेंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं है कि भाई चेराज आए पहले या पांड्याज आए। सातवाहन भी उसी समय दक्खन में उभरते हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना का जो रीजन है। और इंडो ग्रीक्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स टिल द एरिया ऑफ सिंध, जो कि आज पाकिस्तान में, वो आपके मौर्यन एम्पायर के जस्ट बाद आते हैं। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे कि अगर हम एम्पायर को अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले मौर्यन, उसके बाद ये चारों आएंगे। तो आप चोलास को, चेरास को, और आपके पांड्याज हो गए, इनको और सातवाहन, इन सबको एक ही साथ एक ही पैरामीटर पे रखो, एक ही टाइमलाइन पे रखो। उसके बाद आते हैं आपके शक रूलर। काफ़ी बच्चे सातवाहन और शक को लेके कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये दोनों कंटेम्प्रेरी भी थे, आपस में इनके अच्छे संबंध भी रहे। वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इन दोनों अंपायर के बीच मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू फॉर यू। तो शक अंपायर जो है सातवाहन के बाद आता है, उसके बाद आते हैं कुषाण, ठीक है। कुषाणों के बाद आते हैं गुप्ताज, ठीक है, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रूलर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन सबसे आखिरी में आए। जब भी हर्षवर्धन के अंपायर का जिक्र हो तो आप समझ लीजिएगा कि इससे नीचे तो किसी रूलर का जिक्र इस चैप्टर में नहीं हुआ है। तो ही इज़ फ्रॉम 7th सेंचुरी। उससे पहले साउथ इंडिया में चालुक्य और पल्लव वगैरह उभरे थे। तो अगर इनसे सवाल आते हैं तो ऐसे आप सीक्वेंस याद रखिएगा, मौर्यंस, चोलास, चेरास, पांड्या, सातवाहन, शक, कुषाण, गुप्ता, और गुप्ताज के बाद आपके आ जाते हैं इन द साउथ इंडिया चालुक्य, पल्लव, और फिर हर्षवर्धन आ जाते हैं इन द नॉर्थ इंडिया। दैट इज़ अ सीक्वेंस दैट यू शुड रिमेंबर। ये हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो इसमें आपको एक तो अंपायर का सीक्वेंस भी याद रखना है और दूसरा अंपायर का भी सीक्वेंस याद रखना है। जैसे कुषाण अंपायर में जो है कनिष्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जिक्र भी है कनिष्क का टाइमलाइन में। फिर अगर हम बात करें मौर्यन अंपायर की तो अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य पहले आते हैं बिकॉज ही वॉज अ फाउंडर। सातवाहन अंपायर में गौतमीपुत्र शतकर्णी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शक अंपायर में रुद्रदमन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन अंपायर्स को भी, अगर आपने अंपायर को अरेंज करना सीख लिया तो आप अंपायर्स को भी अरेंज कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेट। अब ये एग्जैक्ट डेट है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। व्हाट दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज ऑल अबाउट, इस संस्था का मकसद था कि इंडिया के जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो भी नॉलेज है, उसको हम डिकोड करें, ट्रांसलेट करें, समझने की कोशिश करें। 1838 में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी डिसाइफर की और 1830s में ही ये खारोस्टी भी डिसाइफर करते हैं, इसके आसपास ही। तो दैट वाज ऑल इन चैप्टर 2। नाउ मूविंग अहेड टू द चैप्टर 3। इसमें कुछ टेक्स्ट आपके सामने दिए गए हैं, उनका टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछे जाएंगे। अगेन मैं ये नहीं पूछूंगा कि जो अष्टधाई नाम की किताब लिखी गई है पाणिनि के द्वारा वो कब लिखी गई है, अरेंजमेंट के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले अष्टधाई आती है, 500 बीसी के आसपास लिखा जाता है। फिर 500 से 200 बीसी के बीच धर्मसूत्र लिखे जाते हैं। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में पहले धर्मसूत्र लिखे गए थे। अगर आप हमारे वन शॉट को फॉलो करते होंगे तो मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया है और ये भी बताया कि कौन पहले आया था, कौन बाद में आया था। धर्मशास्त्र आर बेसिकली इलैबोरेटेड वर्जन, और आज के ज़माने में जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें से ज़्यादातर धर्मशास्त्र ही हैं। तो धर्मसूत्र पहले अब देखो 500 से 200 बीसी तक इनका कंपाइलेशन चला, और उसके बाद अगर हम अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो वो 500 से 100 बीसी के बीच लिखे गए। तो जो टेक्स्ट जब खत्म होते हैं तब से उसको डेट नहीं करते, जो पहले जिसका लिखना शुरू हुआ वो आपका जो है पहले आ जाएगा। जैसे धर्मशास्त्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट दोनों आपस में कंसाइड करते हैं, 500 बीसी के आसपास ये भी शुरू है, 500 बीसी के आसपास ये भी शुरू होते हैं। अब इसमें ऐसा नहीं मान लेना कि ये दोनों एक एक सवाल में इन दोनों को पूछा जा सकता है, इतना नो ब्रेनर एनटीए के पास नहीं है। 500 बीसी से 400 सी के बीच रामायण और महाभारत कंपोज किए जाते हैं इन द संस्कृत। 200 बीसी से 200 सी के बीच मनुस्मृति और तमिल संगम लिटरेचर, इसमें भी खास करके मनुस्मृति आप याद रखेंगे।
100 सी के बीच चरक और 100 सी के आसपास चरक और सुश्रुत संहिता एक आपकी जो है वो सर्जिकल साइंस के ऊपर है और दूसरा आपका जो है मेडिसिन के ऊपर है। ये दोनों किताब लिखी जाती है। 200 सी के आसपास पुराण कंपाइल होते हैं। 300 सी के आसपास एक नाट्य शास्त्र करके भरत ने किताब लिखी थी, वो लिखी जाती है, दैट इज़ ऑन द ड्रामेटोलॉजी। उसके बाद 300 से 600 सी के आसपास, नॉट बीसी, धर्मशास्त्र वो जो है कंपाइल किए जाते हैं। और 400 से 500 सी के आसपास संस्कृत के बहुत सारे नाटक, जिसमें कालिदास के नाटक हैं, फिर शूद्रक का भी एक नाटक है मृच्छकटिका करके, आर्यभट्ट और वारामिहिर जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनकी किताबें हमें इस दौरान देखने को मिलती है। सो अगेन व्हाट कैन बी आस्क्ड, किताबों का अरेंजमेंट आपसे पूछ सकते हैं। 4-5 मैंने ऑप्शन दे दिया, एक मैंने नाट्यशास्त्र दे दिया, एक मैंने चरक संहिता दे दी, एक मैंने मनुस्मृति दे दिया और एक मैंने त्रिपिटकास का दे दिया, सुत्तपिटक का दे दिया। नाउ यू हैव टू अरेंज। तो सबसे पहले त्रिपिटकास आएगा, उसके बाद मनुस्मृति, उसके बाद चरक या सुश्रुत संहिता जो भी पूछा गया, फिर नाट्यशास्त्र और फिर आपका कालिदास। इस टाइप के जो अरेंजमेंट के सवाल है उनके साथ खूबी ये है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें माहिर होते जाएंगे। सो इन केस यू वांट टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, वी हैव मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर यू। आप हमारे टेस्ट सीरीज में इनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस टाइप के काफ़ी सारे सवाल इंक्लूडिंग द मॉक्स मिल जाते हैं। तो गो चेक इट आउट, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ कमिंग टू सम एग्जैक्ट डेट्स। 1919 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की शुरुआत हुई है। 1966 ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है तब खत्म हुआ, कंक्लूड हुआ। अगेन 1973 इंपॉर्टेंट है और ये पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। JEB बुटैनन ने जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू किया था इस क्रिटिकल एडिशन का, बट इट वाज इनकम्प्लीट। लेकिन ये दोनों डेट और ये जो पर्सनैलिटी है इंक्लूडिंग ये सुक्तानकर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें अगेन कुछ टाइम पीरियड है, 1500 से 1000 BC अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, और उसमें भी अगर हम लेटर वैदिक अर्ली वैदिक दोनों को फ्रेम करें किसी टाइम पीरियड में तो 1000 BC से 500 BC के आसपास लेटर वैदिक आया। इन दोनों को सेपरेटली टाइम फ्रेम में रखने का मकसद ये है कि अर्ली वैदिक ट्रेडिशन में जो पूजा पद्धति थी वो डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू द लेटर वैदिक ट्रेडिशन, जिसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है कि जो आडंबर वगैरह है वो तो लेटर वैदिक ट्रेडिशन में आए थे। उसके बाद 6th सेंचुरी BC के आसपास जब लेटर वैदिक ट्रेडिशन अपने चरम पे पहुंचता है, उपनिषद आते हैं, दे वर द समरी ऑफ वेदास या लास्ट पार्ट ऑफ वेदास, और उनको पढ़ने के बाद लोगों ने वैदिक ट्रेडिशन के बहुत सारे ऐसे आडंबरों को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया और वहाँ से उत्पत्ति होती है जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीविक, लोकायत जैसे सेक्ट। ये सब इसी 6th सेंचुरी BC के आसपास ही उभरते हैं। फिर 3rd सेंचुरी BC में पहले स्तूपों को बनाना शुरू किया गया। आपके चैप्टर में जिक्र है 2nd सेंचुरी BC तक बन गए थे, 3rd सेंचुरी BC में बनाना शुरू किया। तो सबसे जो अर्लीस्ट स्तूप है उसमें से एक नाम सांची का आता है, दूसरा नाम किसका आता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्लीस्ट स्तूप, यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है, इतना मैं हिंट दे सकता हूँ। उसके बाद 2nd सेंचुरी BC के आसपास देखें तो जो सेवियर वर्शिप है वो शुरू हो गई। महायान बुद्धिज़्म एक सेपरेट कल्ट के तौर पे तो नहीं डेवलप हुआ, बट अभी तक फॉर्मल डिवीजन नहीं हुआ, बट इस टाइप की आइडियोलॉजी आ चुकी है कि बुद्धा को हमें गॉड मानना पड़ेगा। ऐसे ही वैष्णविज्म, शैविज्म, इन सब का भी जो है वो शुरू होता है, फिर इनके बेसिस पे पुराण लिखे जाएंगे। 3rd सेंचुरी सी, नॉट BC, सी अर्लीस्ट टेम्पल्स बनाए जाते हैं, उसमें से एक टेम्पल जो है 4th सेंचुरी CE का, या AD आपके लिए देवगढ़ का टेम्पल, वो आपके चैप्टर में दिखाया गया है। देवगढ़ के टेम्पल में प्राइमरी डेटी कौन है वो आपको बताना है इन द चैट बॉक्स। तो दीज वर द टाइम पीरियड्स। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के जो कुछ एग्जैक्ट डेट्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है 1854, कनिंघम साहब जाते हैं और उन्होंने किताब लिखी थी सांची की इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जिसका नाम है भिलसा टोप्स, क्योंकि वो जो घाटी है, पहाड़ी है, उसको भिलसा नाम से जाना जाता है। तो ये टेक्स्ट भी आप याद रखें और 1850s के आसपास ये गए थे वो भी याद रखेंगे। एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट ना भी हो तो अगेन इवेंट के बेसिस पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैंने अगर सांची के स्तूप के डिस्कवरी को देखना है या इस पूरे स्तूप के डिस्कवरी के डिफरेंट इवेंट्स को अरेंज करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो कनिंघम साहब सबसे पहले गए। उसके बाद 1878 में फिर एक किताब बुद्धिज्म पे लिखी जाती है राजेंद्र लाल मित्र के तौर पे, विच इज़ नोन एज बुद्धा गया, नॉट बोध गया। अब ये इंपॉर्टेंट है सांची स्तूप के डिस्कवरी के हवाले से। जॉन मार्शल और एल्फ्रेड फोकट जो है वो मॉन्यूमेंट ऑफ सांची नाम का एक टेक्स्ट पब्लिश करते हैं 1923 में। प्रॉपर कंजर्वेशन मैनुअल इन्होंने पब्लिश किया, जिसमें एक SOP बनाया गया है कि किस तरीके से आप इस टाइप के मॉन्यूमेंट को कंजर्वेट कर सकते हैं। उसके बाद 1989 में सांची वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट दिस इज़। जब भी इस टाइप के डेट्स आते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने की बात हो, नेशनल साइट ऑफ इंपॉर्टेंस बनाने की बात हो, तो वो डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। ये जो आपने पीछे 4 चैप्टर्स देखे, यहाँ पे हमारा बुक 1 होता है खत्म। नाउ इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक तो करके ही जाना। और अगर अभी तक अपने क्लासमेट्स को हमें रिकमेंड नहीं किया है, मेक श्योर टू रिकमेंड देम, नहीं तो वो भी आपकी तरह काफी बाद में जाके हमारे चैनल को डिस्कवर करेंगे एंड देन दे विल रिग्रेट।
इस चैप्टर में हमारे पास जो डेट्स हैं दे आर अरेंज्ड एज पर द आइटिनरी और एज पर द टाइम लाइन ऑफ ट्रैवलर। सबसे पहला ट्रैवलर है अल-बरूनी। 973 एडी में इनकी पैदाइश होती है। अगेन इंपॉर्टेंट, देखो जो ये इस टाइप के डेट है ना, वो डायरेक्ट सवाल में ना भी पूछे गए। मैंने ऐसा 2 तरीका है, 3 तरीका पूछने का। पहला मैंने ऐसा पूछ लिया कि भाई अल-बरूनी की पैदाइश कब हुई थी? 973 एडी, काफ़ी बेसिक है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएँगे। अब कैसे पूछे जाएँगे? स्टेटमेंट मैंने अल-बरूनी के बारे में 4 लिख दिया। उसमें एक चीज़ मैंने लिखी कि अल-बरूनी का ख्वारिज़म में जन्म हुआ था 1073 एडी में। डेट मैंने घुमा दिया। यहाँ पे डेट घुमा हुआ है, ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। ख्वारिज़म में ही पैदाइश हुई है बट डेट गलत है। तो इसलिए भी डेट याद रखना ज़रूरी है। इसके अलावा मैच के सवाल में भी डेट्स पूछे जा सकते हैं। मैंने अल-बरूनी और बाकी जितने भी ट्रैवलर हैं उनके डेट्स के साथ एक तरफ कॉलम में उनका नाम लिख दिया, दूसरी तरफ उनका डेट लिख दिया। चौथा, अरेंजमेंट के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि भैया अल-बरूनी, बतूता इन सब में कौन कब आया है? तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है कि किस सेंचुरी में कौन आया। तो ऑब्वियसली इसकी पैदाइश जिस सेंचुरी में हुई होगी वो पहले ही आएगा। ठीक है, अगर अल-बरूनी की पैदाइश अपने बतूता से पहले है तो अल-बरूनी ही इंडिया पहले आए होंगे। 973 एडी, बर्थ ऑफ अल-बरूनी इन ख्वारिज़म। ख्वारिज़म किस कंट्री में है? यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स अगेन। उसके बाद ये इंडिया आते हैं 10th टू 11th सेंचुरी। अगर हम सिर्फ कहना चाहें तो 11th सेंचुरी में इंडिया आते हैं 1017 एडी के आसपास। ये गजनी गए और वहाँ से फिर इंडियंस के साथ इंटरेक्शन शुरू हुआ, तो उसके बाद ये इंडिया आते हैं 11th सेंचुरी। वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट ईयर व्हेन ही केम टू इंडिया। उसके बाद बतूता का जन्म होता है टैंजियर में 1304 में और ही अराइव्स इन इंडिया 1332-33 के आसपास इंडिया में ये पहुँचते हैं। 1342 में इब्न बतूता ने जो है चाइना का सफ़र तय किया मोहम्मद बिन तुगलक के इन्वॉय बन के। 1347 में ही डिसाइड्स टू रिटर्न, नॉट ही रिटर्न टू मोरक्को, ही डिसाइड्स टू रिटर्न टू मोरक्को। और 1354 में अल्टीमेटली ये घर आते हैं। सो आफ्टर द ट्रैवल ऑफ 30 ईयर्स। उसके बाद अब्दुल रज़ाक इन 1440s, अफनासी निकेतन भी 14 से 15 सेंचुरी के बीच ही है। 15 से 16 सेंचुरी के बीच दुआरते बारबोसा, डोमिंगो पेस जैसे ट्रैवलर है। उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर जो इस पीरियड में रहे। तो ये टाइम पीरियड पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं, भाई बर्नियर कितने सालों तक और कौन से टाइम पीरियड में रहा था। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइम पीरियड एंड दिस टाइम लाइन यू कैन अरेंज द ट्रैवलर। सबसे पहले आते हैं अल-बरूनी। उसके बाद बीच में आते हैं मार्को पोलो जो कि 1200 से 1300 के बीच आए थे, तो उनको भी आप ऐसे याद रख लीजिए, मार्को पोलो। उसके बाद आते हैं आपके बतूता साहब, ठीक है, और उसके बाद आते हैं आपके अब्दुल रज़ाक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी सी अफनासी निकेतन। उसके बाद दुआरते बारबोसा, कूल नेम, एंड देन द फ्रांसिस बर्नियर। भाई साहब जो कहता है कि इंडिया में तो पैसा ही नहीं है और यहाँ पे 12 साल रह के अय्याशी भी करके जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन। काफ़ी सारे टाइमलाइंस है और टाइमलाइन ही है केवल, एग्जैक्ट डेट तो है ही नहीं इसमें। तो क्या टाइमलाइन याद रखना ज़रूरी है? 500 से 800 बीसी के बीच अपार आए थे, क्या ऐसा सवाल पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि कौन किस टाइम पीरियड में आए थे ताकि आप अरेंज कर पाएँ। ऐसा कभी नहीं आएगा कि अपार इनमें से किस टाइम पीरियड के हैं। दैट कैन नॉट बी आस्क्ड, बहुत बेसिक बन जाता है ये। ऐसा याद रखो कि जितने भी नायनार संत हैं, 3 बहुत इंपॉर्टेंट नायनार संत हैं, अपार, सांबंदरड़, सुंदराड़, ये सबसे पहले आए। 500 से 800 ही के आसपास इनके हमें वर्सेस मिलते हैं। उसके बाद 800 से 900 सी में मनिक वाशकर, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट शिव डिवोटी, अंधाल एक अलवर संत, सुंडाड़ी पुड्डी एक अलवर संत, ये तीनों आते हैं। उसके बाद 1000 से 1000 सी में आपके एनसीईआरटी के टाइमलाइन में बहुत सारे संतों का जिक्र है। मुझे जो लगा जो इंपॉर्टेंट संत है मैंने उनको यहाँ पे रखा है। अल हुजविरी जिनको दातागंज बख्श भी कहा जाता था वो आते हैं और रामानुजाचार्य आते हैं तमिलनाडु में। उसके बाद बसावना 1100 टू 1200 सी, बसावना इन कर्नाटका, वेरी इंपॉर्टेंट ही इज। उसके बाद 1200 से 1300 के बीच मुक्ताबाई आती है महाराष्ट्र में, ज्ञानदेव आते हैं, ये दोनों भक्ति ट्रेडिशन को महाराष्ट्र में शुरू करते हैं। उसके बाद बात करें चिश्ती सूफीज़म की तो इस टाइम पीरियड में 3 संत आते हैं। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब हम चिश्ती संतों की बात करते हैं ना तो उनकी दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है ये याद रखिएगा। तो जैसे इनकी दरगाह है अजमेर में, ये दिल्ली के हैं, इनकी दरगाह दिल्ली में है, और बाबा फरीद की जो दरगाह है वो पंजाब में अजोधन में है, पाकिस्तानी पंजाब में। तो ये तीनों इसी सीक्वेंस में है, सबसे पहले ख्वाजा साहब, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उसके बाद बाबा फरीद। उसके बाद आते हैं 1300 टू 1400 सी, निज़ामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। इनकी दरगाह कहाँ पे लोकेटेड है? इनका जो खानका था वो कहाँ पे लोकेटेड था वो बताइए। दरगाह तो चूँकि दिल्ली में ही है, खानका कहाँ पे था? व्हाट वाज़ द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट सबर्ब? रामानंद आते हैं उत्तर प्रदेश में और ऐसा माना जाता है कि इनके ही शिष्य हैं कबीर वगैरह। तो अगले सेंचुरी में हम देखेंगे कबीर आएँगे, रविदास आएँगे, ये सब एक ही टाइम पीरियड के हैं। अब कौन पहले है, कौन बाद में है, ये हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। तो कबीर, रायदास और सूरदास ये तीनों आते हैं, फिर बाबा गुरु नानक आते हैं, ये चारों एक ही टाइम पीरियड के। तो एक सवाल में दोनों नहीं दिए जा सकते, अगर दिए भी जाएँगे तो अगर बाबा गुरु नानक और कबीर दिए गए तो कबीर को आप पहले लिखेंगे, रविदास को पहले लिखेंगे। वी कैन अज़्यूम कि जो
पहले लिखा गया इन द टाइमलाइन वो पहले आए होंगे, ऐसे तो अज्यूम किया जा सकता है। उसके बाद 1500 टू 1600 सी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संत है जैसे मीराबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मलिक मोहम्मद जैसी जिनका जिक्र है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन दोनों के लिए आप याद रखेंगे इस टाइम पीरियड को। तो जो लेटर भक्ति ट्रेडिशन है जिसमें हमने 3 संतों की बात की थी, कबीर, बाबा नानक और मीराबाई की, तो इसमें सीक्वेंस ये बनता है, कबीर साहब आते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाबा गुरु नानक आते हैं और उसके बाद मीराबाई आती है, संत मीराबाई। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। उसके बाद आपके चिश्तियों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद बख्तियार काकी, देन फरीदुद्दीन गंज शकर और निज़ामुद्दीन औलिया। और काफ़ी बाद में जाके इसी 1500 से 1600 के बीच आपके जो सलीम चिश्ती हैं वो भी आते हैं, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। तो इन द ट्रेडिशन ऑफ चिश्ती, सलीम चिश्ती काफ़ी बाद में आते हैं, निज़ामुद्दीन औलिया वगैरह के काफ़ी बाद में। दैट वाज़ ऑल इन द चैप्टर 6। नाउ कमिंग टू चैप्टर 7, इसमें एग्जैक्ट डेट्स हैं, नॉट द टाइम पीरियड। सबसे पहला और बहुत खास डेट 1336, विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का राय। अब हम किस डायनेस्टी ने कब तक रूल किया वो देखते हैं। तो 1485 में संगम डायनेस्टी हटा दी जाती है, सोलव डायनेस्टी उसको रिप्लेस कर देती है। और उसके बाद कुछ ही सालों बाद सोलव डायनेस्टी को रिप्लेस कर दिया तुगलक डायनेस्टी ने, ठीक है। अब तुगलक डायनेस्टी के एक रूलर आते हैं कृष्णदेव राय, उनका डेट है 1509 टू 1529, दैट इज़ अ टाइम पीरियड जिसमें कि कृष्णदेव राय ने शासन किया है और अंपायर भी अपने जेनिथ पे पहुंचता है। उसके बाद 1512 एक्विजिशन, और ये सारे अब कृष्णदेव राय के अचीवमेंट्स हैं। रायचूर दो आपको कॉन्कर किया 1512 में, सब्जुगेट किया गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा को 1514 में, और 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हरा दिया, रायचूर का कैंपेन किया। तो ये तीनों इवेंट याद रखेंगे पर्टिकुलरली इनके अचीवमेंट से रिलेटेड। एंड देन कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है 1529 में। उसके बाद 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ ट्रैवलर्स देख लेते हैं। तो 1400 टू 1500 में निकोले डी कॉन्टी फ्रॉम इटली, अफनासी निकेतन फ्रॉम रशिया और अब्दुल रज़ाक फ्रॉम पर्शिया आते हैं। अच्छा, चैप्टर 5 में भी आपके बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं जिनका ज़िक्र मैंने टाइमलाइन में नहीं किया। पीटर मंडी हो गए, आपके सैयद अली राइस हो गए, एंटोरियो मोंसेरेट हो गए। तो है क्या ना कि एक्चुअल में इनके अरेंजमेंट के सवाल कम आते हैं, इनसे रिलेटेड वो सवाल आता है कि भाई कौन से ट्रैवलर कहाँ के हैं। जैसे पीटर मंडी इंग्लैंड का है, फिर ऐसे एंटोनियो मोंसेरेट आपके स्पेन के हो जाते हैं, तो आपको वो चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, नॉट द टाइमलाइन। टाइमलाइन में जो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं उनको मैंने बता दिया है, मार्को पोलो रह गए थे तो उनको भी मैंने इंक्लूड कर दिया था। 1500 से 1600 बीसी के बीच आगे चलते हैं तो डोमिंगो पेस, दुआर्ते बारबोसा, फर्डिनांड नुनीज आते हैं। अब इसके डिस्कवरी की अगर बात करें तो अब एग्जैक्ट डेट ये इंपॉर्टेंट है, 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी को डिस्कवर किया। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने फोटोग्राफ्स कब लिए, जेएफ फ्रीड ने डॉक्यूमेंट करना कब शुरू किया इंस्क्रिप्शन को, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैंने यहाँ पे डाला क्यों है, क्योंकि ये सारे इवेंट्स जो है ना हम्पी के डिस्कवरी और प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है, तो इनके अरेंजमेंट के सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना जरूरी है कि हम्पी पहले डिस्कवर हुआ, इसके बाद अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ आते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ्स जो है वो रिलीज़ किए। फिर जेएफ फ्रीड आते हैं, उन्होंने जितने भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस वहाँ मिल रहे थे उनको डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उसके बाद कंजर्वेशन स्टार्ट्स अंडर जॉन मार्शल एंड देन दीज टू डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम्पी को साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया और 1986 में हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया है और 1989 में सांची के स्तूप को डिक्लेयर करा गया। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। 2 सीक्वेंस यहाँ पे बनते हैं, 3 सीक्वेंस टू बी ऑनेस्ट। एक तो चारों अंपायर का, तो सबसे पहले आपके संगम लोग हैं, संगम डायनेस्टी, फिर आपके सोलव डायनेस्टी के लोग हैं, फिर आपके तुलुव डायनेस्टी के लोग हैं और फिर आपके अरविडू डायनेस्टी के लोग हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक सीक्वेंस बनता है कृष्णदेवराय के अंपायर का कि कब से कब तक क्या चीज़ें उन्होंने की। एंड देन दूसरा सीक्वेंस आपका बनता है इसके डिस्कवरी का। तो ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे एज पर द अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक 2, पीजेंट्स, जमींदार एंड स्टेट। इसमें ज़्यादातर जो डेट्स हैं वो मुगल एम्पायर और उसके बाद की इवेंट्स के हैं। 1526 वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर ने इब्राहिम खान लोदी को डिफीट किया पहले बैटल ऑफ पानीपत में, और उसके बाद मुगल एम्पायर यहाँ से शुरू होता है। 1556 टू 1605 अकबर का शासनकाल, इसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए। लैंड रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन होता है, मेजरमेंट सिस्टम इंप्रूव किया जाता है, लैंड को मेज़र करने की जो है वो बहुत कोशिशें की गई, और आईन एकबरी को भी इसी पीरियड में कंपाइल करा गया। सो आईन एकबरी कंप्लीट हुआ है 1598 में, कंप्लीशन ऑफ आईन एकबरी बाय अबुल फजल आफ्टर 5 रिवीजन। 1604 इंपॉर्टेंट है क्योंकि तंबाकू पहली बार मुगल कोर्ट में आती है और बाद में जहांगीर ने बैन कर दिया, बट फिर भी वो एक मेजर प्रोडक्ट के तौर पे, मेजर कंज्यूमेटरी प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो यूज़ की जाती रहती है। उसके बाद जो लेटर इवेंट्स हैं मुगल एम्पायर को जिसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, 1739 नादिर शाह ने इन्वेड किया दिल्ली को और खून से जो है वो रंग दिया दिल्ली की गलियों को। 1761 अहमद शाह अब्दाली मराठाओं को हराता है और उसके बाद अंग्रेज़ आते हैं। 1765 बंगाल में जो है अंग्रेज़ों को अ, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसको साइन किया था मुगल एम्पायर ने ही, इसीलिए यहाँ पे इस इवेंट का जिक्र है।
एंड देन 1857 जब हम 1526 याद रखते हैं तो ये इवेंट भी याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें रिवोल्ट होता है और अल्टीमेटली बहादुर शाह जफ़र को जो आखिरी मुगल बादशाह थे उनको डिपोज कर दिया गया, हटा दिया गया। दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आप चैप्टर 9 पढ़ते हो तो उसमें जो डिफरेंट क्रॉनिकल्स हैं, मुगल क्रॉनिकल जो किंग्स क्रॉनिकल्स वाला चैप्टर है, उन क्रॉनिकल के सीक्वेंस का भी सवाल आपसे पूछा जाता था। तो बहरहाल इसमें 3 क्रॉनिकल मेरे हिसाब से डिस्कस्ड हैं, एक तो अकबरनामा, बाबरनामा और शायद से बादशाहनामा भी है। तो बाबरनामा सबसे पहले आया होगा, फिर अकबरनामा और फिर बादशाहनामा अगर आया है तो। बादशाहनामा इज़ द मेमोयर ऑफ बायोग्राफी ऑफ शाहजहाँ। तो शाहजहाँ चूँकि एम्परर के तौर पे सबसे आखिरी में आए इन तीनों में, तो उनकी बायोग्राफी भी सबसे लास्ट में आएगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहला 1765, पीछे भी हमने देखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं मुगल अम्पेयर से। दीवानी राइट्स का क्या मतलब होता है? कैन एनीवन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स? दीवानी का क्या मतलब होता है? 1773 रेगुलेटिंग इंडिया एक्ट आता है और उसी के तहत एक कमेटी हर 10 सालों पे बनाई जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो इस कंपनी के, क्योंकि उस ज़माने में कंपनी ही रूल करता है, 1857 के रिवोल्ट तक कंपनी ही रूल कर रही थी। वी वेर बीइंग रूल्ड बाय कॉर्पोरेट। सोचिए किस लेवल की सिचुएशन हमारी होगी। तो इनके ऊपर नकेल कसने के लिए इस टाइप की कमेटी हर 10 सालों में बनाई जाती थी और वो रिपोर्ट पब्लिश करती थी। दैट इज़ वाई 1813 में 5वीं कमेटी बनाई गई थी और उसने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था, इट इज़ नोन एज़ फिफ्थ रिपोर्ट। उसके पहले 2 पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट हैं पहाड़ियाज़ के नज़रिए से देखें तो, पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन फॉर पहाड़ियाज़ और पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन फॉर पहाड़ियाज़। इसको लॉन्च किया था ऑगस्टस क्लीवलैंड ने, तो ये आप याद रखेंगे। अगेन एग्जैक्ट जो टाइम है वो तो मेंशन नहीं है, बट टाइम पीरियड मेंशन है। ये 1770s में और ये 1780s में। फिर 1793 वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया। 1813 फिफ्थ रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड। उससे पहले संथाल 1800 के आसपास इन्होंने राजमहल हिल्स में बसना शुरू कर दिया। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी कई बार स्टेटमेंट के सवाल में पूछा रहा है। फिर 1818 बॉम्बे दक्खन में पहला जो है रेवेन्यू सेटलमेंट। 1832 में दामिनी कोका क्रिएट होना, संथालों के लिए एक सेटलमेंट तैयार करना। 1855 से 56 संथाल रेबेलियन। ठीक है, 1857 में इस कंपनी का स्थापना होना, इस कंपनी को फॉर्म करना, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, जिसका काम था भाई आप कॉटन के जो सोर्सेज है वो देखिए। एक और कंपनी बनाई जाती है इसी काम के लिए 2 साल बाद 1859 में, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। तो 1857 से आप बहादुर शाह जफर के डिपोजिशन को भी याद रखें, रिवोल्ट को भी याद रखें और कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के फॉर्मेशन को भी याद रखें। और 1859 में ही अंग्रेज़ों ने लिमिटेशन लॉ पास किया, जिसमें ये कहा गया कि जो साहूकार हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते किसी भी लोन पे। फिर 1861 में सिविल वॉर यूएसए में शुरू हुए और कॉटन बूम इंडिया में शुरू हो जाता है। 1875 में रैयतों ने जो है वो आज़े आके डेक्कन रॉयट कर दिया, दंगे कर दिए और 1878 में डेक्कन रॉयट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो अब यहाँ पे इवेंट्स को ऐसे याद रखिए, जैसे जो रईत वाली सेटलमेंट और बॉम्बे का इवेंट्स है उसको आप एक साथ याद रख लीजिए। यहाँ पे तो मैंने सीक्वेंस में अरेंज किया है। जो राजमहल हिल की पहाड़ियों का इवेंट है उसको आप एक साथ याद कर लो और जो बंगाल का सिनेरियो है उसमें जो इवेंट्स है उसको आप एक साथ याद कर लीजिए। दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू। नेक्स्ट रेबेल्स एंड राज। इसमें कुछ खास एग्जैक्ट डेट तो नहीं है। अगर हम 3-4 को छोड़ दें तो जैसे 1798 में सब्सिडी रिलायंस की पॉलिसी शुरू होती है वेलेस्ली के द्वारा, ठीक है? और 1801 में अवध पे लगा दिया गया। तो 1801 में ही अवध पे लगाया गया, उससे पहले ये पॉलिसी आ चुकी थी। फिर 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया जाता है और वाजिद अली शाह हटा दिए गए, इनको एक्साइल में भेज दिया जाता है। 1856 से 7 के बीच समरी रेवेन्यू सेटलमेंट लगाया गया अवध में और फिर 10 मई 1857 को, दिस डेट एग्जैक्ट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिपाही म्यूटनी शुरू हुई मेरठ में और यही जो है वो इस पूरे रेबेलियन की बुनियाद रखेगा, इस पूरे रिवॉल्यूशन की बुनियाद रखेगा। उसके बाद अगले दिन जो है वो दिल्ली पहुंच जाता है इनका जो खेमा है और फिर बहादुर शाह जफर इसको सपोर्ट कर देते हैं। मई से जून के बीच जो है म्यूटनी रेबेलियन में तब्दील हो गई क्योंकि अब जो इसमें सिविलियंस भी पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद एक बैटल का जिक्र है, बैटल ऑफ चिनहट का, दैट हैपेंड इज जून 1857। ज़रूरी नहीं कि आप 30 जून याद रखें, जून 1857 भी याद रखेंगे तो चलेगा। उसके बाद लेट सितंबर 1857 तक दिल्ली कॉन्कर वापस कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और मार्च 1858 तक आते-आते अवध वाज ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये जब हम रिप्रेशन की बात करते हैं तो ये 2 इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है जून 1858 तक आते-आते और ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ 1858 बहुत सारे जो लीडर्स थे या तो वो शहीद हो गए थे या उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जगहों पे शरण लेना मुनासिब समझा। नाउ कमिंग टू दिस चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ डेट, क्योंकि भर भर के डेट है। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए साउथ अफ्रीका से। ज़रूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट महीना याद रखिए बट डेट याद रखिए, ईयर याद रखिए। 1916 में बीएचयू का इनॉग्रेशन हुआ फरवरी में, वसंत पंचमी के दिन, और हर साल ये मनाया जाता है इनॉग्रेशन डे के तौर पे काफ़ी धूमधाम से। गांधी जी वहाँ पे भाषण देते हैं, जो एलीट फिनोमिनन है उसे आगाह करते हैं कांग्रेस को। उसी साल 1916 में जो है लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था लास्ट में, उसमें राजकुमार शुक्ला से इनकी मुलाकात होती है। तो
1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ है, नॉट एग्जैक्ट मंथ इज इंपॉर्टेंट, बट 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि चंपारण से एक पीजेंट आया था जिसने गांधी जी को कहा कि हमारे साथ ये समस्या है एंड वी बिलीव दैट यू आर द राइट पर्सन फॉर अस टू लीड। तो अब ये जाते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह करेंगे, 18 में 2 और सत्याग्रह करेंगे, अहमदाबाद में पहले मिल स्ट्राइक करते हैं और खेड़ा में पीजेंट मूवमेंट करते हैं। उसके बाद मार्च से अप्रैल के बीच रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, लेकिन जो बाद में रिवोक कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिस डेट इज इम्पोर्टेंट 13 अप्रैल 1990। ये डेट के साथ महीने के साथ इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इवेंट 1928। इसमें 2-3 चीजें होती है। साइमन कमीशन के खिलाफ मूवमेंट हुआ, बारडोली पीजेंट सत्याग्रह होता है जिसको लीड किया है सरदार पटेल ने, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो आप याद रखिएगा। दिसंबर 1929 अगले साल क्या होता है, लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है। इसी सेशन में ये भी डिसाइड करा गया कि हम आने वाले 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को, वी विल सेलिब्रेट दिस डे एज ए इंडिपेंडेंस डे, कि हमने अपने आप को आज़ाद कर लिया, वी हैव क्लेम्ड पूर्ण स्वराज। तो ये 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया गया। एक पैटर्न था इसके ऑब्जर्व करने का। लोगों ने जो विदेशी कपड़े हैं, प्रोडक्ट्स, उनको बहिष्कृत किया, आपस में मिठाइयाँ बांटी, हारमोनी का संदेश दिया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस डेट। इसीलिए आप देखेंगे आगे चल के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है, तो ऑल्दो इट वाज फिनिश्ड टिल नवंबर 1949, लेकिन फिर भी इसको 2 महीने इंतज़ार करवाया गया क्योंकि 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाना था। दैट इज़ व्हाई इट वाज इनेक्टेड ऑन 26 ऑफ द जनवरी 1950। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। उसी साल 1931 में लास्ट में, आखिरी में, जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कांग्रेस भी जाती है, गांधी जी भी जाते हैं। 1935 वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसमें ये प्रोविजन बनाया गया है कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, और 1937 में पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं। 1940s अगेन आप इन महीनों को इग्नोर कर सकते हैं, खास करके 1946 तक तो कर सकते हैं क्योंकि 1946 में बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो उसमें आपको महीने याद रखने होते हैं अरेंजमेंट करने के लिए। तो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, लाहौर रेजोल्यूशन, जो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आ जाता है, और इससे पहले 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो चुका है, ये आप याद रखिएगा। 1942 में क्रिप्स मिशन आया बट इट फेल्ड, और उसके बाद अगस्त 1952 में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया। 1945 में सरकार बदलती है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी गवर्नमेंट आई जिसने ये फाइनल कह दिया कि भाई हम लोग इंडिया को आज़ाद करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कैरी दिस कॉलोनी फॉरएवर। इसी लेबर गवर्नमेंट की वजह से लेट 1945 और अर्ली 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। और फिर समर में कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। 16 अगस्त 1946 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगेन विद द मंथ एंड द डेट, एग्जैक्ट डेट, क्योंकि डायरेक्टरशिप डे इस दिन लॉन्च किया गया था मुस्लिम लीग के प्रीमियर मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जिसके बाद पूरे देश में, सब कॉन्टिनेंट में ही कह रहे तो दंगे फसाद शुरू हो गए थे। फरवरी 1947 माउंटबेटन आ जाते हैं। माउंटबेटन ने फाइनली 1947 में मीडिएट करके 15 अगस्त को इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सेपरेशन के साथ आज़ाद कर दिया। पाकिस्तान एक दिन पहले सेपरेट होता है 14 अगस्त 1947 को, तो वो डेट भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन अल्टीमेटली 30 जून 1948 गांधी जी वाज असैसिनेटेड। तो इसमें तो बहुत सारे डेट्स आप ऑलरेडी जानते होंगे, बस आप ये 1946 के जो डेट्स हैं उसको याद रखेंगे। बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा। लाहौर रिजोल्यूशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर गांधी इरविन पैक्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको बच्चे उतना गौर नहीं करते, बट ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब इसमें डिफरेंट वॉइसराइज भी हैं जिनके सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है, तो कौन से वॉइसराइज कब आए थे। जैसे सबसे पहले इसमें इरविन का नाम है, तो इरविन, जितने भी वॉइसराइज इसमें डिस्कस्ड हैं, सबसे पहले इरविन आते हैं। उसके बाद एक वॉइसराय आते हैं वेलिंगटन, तो उनका नाम आपको याद रखना है, विलिंगटन है, नॉट वेलिंगटन। स्पेलिंग इज समहाउ लाइक दिस, वेलिंगटन, ठीक है। इसके बाद एक वॉइसराय आते हैं लिलित को, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के ज़माने में थे। को लिलित को, मतलब स्पेलिंग पे मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा हूँ, लिलित को, दैट इज द एग्जैक्ट स्पेलिंग। इसके बाद आते हैं वेबल, और वेबल के बाद आखिरी में आउटबैटर, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है। सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ वॉइसराय। हो सकता है इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे तो आप इस तरीके से बता देंगे। दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर इस चैप्टर की बात करें, फ्यू डेट्स आर इंपॉर्टेंट। दिसंबर 1945 से लेके 1946 के जनवरी तक जो जनरल इलेक्शंस है वो हुए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आगे चल के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुनी जाती है, तो ये इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर असेंबली के सेशंस की बात करें, इट बिगेन ऑन 9th ऑफ द दिसंबर 1946, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946, क्योंकि इसी दिन नेहरू साहब ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था। देन पाकिस्तान की असेंबली बनती है 11 अगस्त 1947 को। शुरुआत में जो असेंबली बनी थी ये 46 में, उसमें
लीग के मेंबर भी थे और कांग्रेस के मेंबर जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, लीग के मेंबर्स वो भी थे। बाद में जब चूँकि पार्टीशन फॉर्मलाइज़ हुआ नहीं था, बाद में जब पार्टीशन फॉर्मलाइज़ हो जाता है मार्च के आसपास 1947 में, उसके बाद इनकी अपनी असेंबली बनाई जाती है। जिन्ना उसके प्रेसिडेंट होते हैं। 14th अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला। अगले दिन जो है हम आज़ाद होते हैं और उसके बाद दिसंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ। अब इस डेट को लेके काफ़ी दुविधा है बच्चों में कि सर क्रोम पे या गूगल पे हम सर्च करते हैं तो बताया जाता है कि जनवरी में ये साइन हुआ। आपको एनसीईआरटी के अनुरूप ही चलना है। अगर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन है, फिर भी यू हैव टू गो एज़ पर एनसीईआरटी क्योंकि वही आपका बेसिस है। आप कहोगे ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये गूगल पे हमने इस वेबसाइट में देखा, उसमें देखा, यहीं पे देखो। इवन दो इट कैन बी फैक्चुअली इनकरेक्ट बट आपको उसको ही लिखना पड़ेगा, उसको ही मेमोराइज़ करना पड़ेगा। दैट इज़ द दुर्भाग्य ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। सो दैट वाज़ ऑल इन दिस डेट वीडियो। आई होप कि जो प्रॉमिस मैंने किया था कि मैं केवल डेट आपको नहीं बताऊँगा, साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे अरेंजमेंट के सवाल बन सकते हैं, अरेंज करके भी दिखाऊँगा और साइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको साथ ही साथ देता चलूँगा। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू माय वर्ड्स एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक इट एंड मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। मी सुधांशु साइनिंग ऑफ एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको आगे किन और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। थैंक यू, टेक केयर।